हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 ऑफ यूनिट 5 दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड सर्च मेथड्स ऑफ एंटी कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ कंप्लीट यूनिट्स भी डिस्कस कर चुका हूँ इसी चैनल पर। होप सो आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं 2019 से 2015 तक। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन उसी की डिस्कस करेंगे जहां पे हमें रिक्वायर्ड होएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकम्प्लीट रिसर्च डिजाइन। तो 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इनकम्प्लीट रिसर्च डिजाइन है। ए, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। बी, फैक्टोरियल डिजाइन। सी, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन। एंड डी, लेटिन स्क्वायर डिजाइन। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनकम्प्लीट रिसर्च डिजाइन है। तो हमारा आंसर है सी, दैट इज वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन। अब ये डिजाइन होता कौन सा है? देखो, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन जो है एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसके अंदर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिर्फ एक बार ही ट्रीट करके चलते हैं। मतलब कि जितना भी एक्सपेरिमेंट है उसमें सिर्फ हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक बार ही ट्रीट करके चलेंगे। ओके, और इसके अंदर जो हम रैंडम असाइनमेंट जो होती है ना उसकी कमी होती है, मतलब हम रैंडमली वेरिएबल को सिलेक्ट नहीं करते इस डिजाइन के अंदर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहा जाता है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन है इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहां से भी आपको मिल सकता है देखने को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? व्हेन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 द रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइन कोसेंट। सेकंड, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। थर्ड, द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम। फोर्थ, द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो आपको पता है कि देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वही जो है सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, और इसके साथ साथ एरिथमेटिक मीन। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल। इसके अलावा जो मर्जी आ जाए, चाहे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाए, चाहे रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाए, वो सारे जो होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड नॉट ऑन स्केल। स्केल पर कभी भी, मतलब कि अगर आप वैल्यूज के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उसका हमारा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, मीन पर। ओके, सो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑन स्केल। स्केल पर इंडिपेंडेंट नहीं होता। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी क्या थी? फॉल्स थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो सैम्पलिंग टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको चांसेस 90% चांस ये है कि इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा जो मेथड है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड का पार्ट है। ए, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। थर्ड, कोटा सैम्पलिंग। फोर्थ, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो जो कोटा सैम्पलिंग है जिसमें हम कोटा बना के जो है सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो है हमारा कौन सा? नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप। ओके, यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ टाइप डिस्कस कर सके हैं, देख लीजिए। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की है। एक है प्रोबेबिलिटी जो कि रैंडम वे में होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी जो कि नॉन रैंडम वे में होती है। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड। और अगर हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? क्योटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, होप सो आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टू ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो इनमें से कौन से जो मेजर्स हैं जिसके ऊपर हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट को यूज नहीं कर सकते? ए, ज्योमेट्रिक मीन। बी, मीडियन। सी, मोड। डी, एरिथमेटिक मीन। ई, हार्मोनिक मीन। सो इसका आंसर है बी एंड सी। जो है मीडियन और मोड, इनके ऊपर हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देखो, मीडियन और मोड को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं और मीन को हम कौन सी एवरेज कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। तो जहाँ नाम ही मैथमेटिकल आ गया तो इसका मतलब वहाँ पे हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम पोजिशनल एवरेज के अंदर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट को नहीं यूज कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टू ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू। इनमें से कौन सी टू स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं?
A. Skewness study the flatness or peakness of the distribution. B. A positive skewed distribution curve is stretched more to the right than to the left. C. On the basis of empirical relationship between median and mode for moderately asymmetrical distribution, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी बाय, तो फॉर्मूला दे रखा है कार्ल पियर्सन का मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. डी. इफ मोड इज ग्रेटर देन मीन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है. तो हमारा आंसर है बी एंड सी. तो जो बी और जो सी स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है. बी स्टेटमेंट कहती है कि ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो कि स्ट्रेच होता है मोर टू द राइट, कि जो राइट की तरफ ज़्यादा स्ट्रेच होता है. ओके. जो कहाँ स्ट्रेच होता है, राइट की तरफ क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेच होता है, उसको हम कहते हैं कौन सा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर जो मीन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर होता है किससे, मोड से. ओके. तो ये हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात है. सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक थी. तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ, दैट इज बी एंड सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इनमें से कौन से जो है टू स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ए. द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस इज ग्रेटर देन द डेविएशन फ्रॉम मीडियन. B. Standard deviation is independent of change of origin and change of scale. C. In symmetrical and bell-shaped distribution, quartile deviation is 1/3 of the standard deviation. D. In a symmetrical distribution, mean deviation equals to 4/5 of the standard deviation. नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं. तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, A एंड D. तो A और D जो है हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. अब A स्टेटमेंट क्या कहती है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस. अगर आप उनके जो साइंस होते हैं माइनस और पॉजिटिव वाले, अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे देन इट इज ग्रेटर देन द डेविएशन फ्रॉम मीडियन. और वो मीडियन के डेविएशन से, डेविएशन आपको पता है कि कैसे निकलता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके उसकी वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो हमारा डेविएशन आ जाएगा. तो कह रखा है कि जो मीन का जो डेविएशन होता है और जो मीडियन का अगर आप डेविएशन निकालोगे तो मीन का डेविएशन ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किससे, मीडियन से. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट हमारी है, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हमारा मीन डेविएशन जो होता है वो 4/5 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ऑल ऑब्जर्वेशन. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज. तो क्या रखा है कि दो वैल्यूज एक्स और वाई की अगर हम टू वैल्यूज लेके चलते हैं, उनका सम लेके चलते हैं, तो वो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए क्या है, इक्वल रहेगा. ऐसा कब होगा, किस केस में होगा, तो उस टाइम पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी. ओके. तो उस टाइम जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, -1, दैट इज परफेक्टली नेगेटिव होगी. क्यों, देखो अगर हमको दो वैल्यूज का सम करना है और वो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए इक्वल रहे तो जरूरी ये है कि दोनों अपोजिट में होनी चाहिए. मतलब कि एक वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगी. अगर एक -3 है तो दूसरी +3 होनी चाहिए, एक -4 हो रही है तो दूसरी +4 होनी चाहिए. मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक पॉजिटिव जा रही है, एक नेगेटिव जा रही है, तभी तो दोनों की वैल्यू जो है इक्वल होगी हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा परफेक्टली नेगेटिव. तो नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. व्हेन सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ऑल ऑब्जर्वेशन, इट मींस दैट बोथ द वैल्यू आर मूविंग इन परफेक्टली अपोजिट डायरेक्शन. कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है परफेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ओके. इस केस के अंदर जो है उनकी जो वैल्यूज है वो इक्वल आएगी हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. देखो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें. ओके. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीयू नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50. तो 10 आइटम्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है, दैट इज 50. इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, अगर आप हर एक आइटम को 5 से इंक्रीज कर दोगे देन न्यू अरिथमेटिक मीन वुड बी. तो नया जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट 50, सेकेंड 55, थर्ड 60 एंड फोर्थ 55. देखो अगर आप हर एक आइटम को 5 से इंक्रीज कर दोगे तो अरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा हमारा, 5 से इंक्रीज हो जाएगा. तो न्यू अरिथमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 10th क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है. स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, द अरिथमेटिक मीन इज ऑल पर्पसिव मीन.
ऑल पर्पसिव एवरेज। ऑल पर्पसिव का मतलब है कि इसको हम मोस्टली चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स में, फाइनेंस में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, हर एक जगह हम मीन का जो है यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या रखा है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसी है, ऑल पर्पसिव एवरेज है। स्टेटमेंट सेकंड क्या रखी है, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन और मोड को हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम पोजिशन के बेस पे ही हम तय करते हैं कि इसका मीडियन क्या होगा और इसका मोड क्या होगा। ओके, जैसे कि मीडियन हम कहते हैं कि पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, उसके बाद जो मिडिल वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने पोजीशन पर फोकस किया है। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ऑल पर्पसिव एवरेज है। क्यों? क्योंकि इसको हम वेरियस डिसिप्लिन में यूज करते हैं, जैसे कॉमर्स में भी यूज करते हैं, मैनेजमेंट में भी, फाइनेंस में भी। मीडियन एंड मोड जो है हमारी पोजिशनल एवरेज है, और जो हमारी मीन है वो कौन सी एवरेज है, वो हमारी मैथमेटिकल एवरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसीडर एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इनमें से कौन से जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कंसीडर करके चलते हैं हम। ए मैन विटने यू टेस्ट, बी कुशल वॉल्स टेस्ट, सी एफ टेस्ट, डी टी टेस्ट, ई काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी एंड डी, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी, डेट इज कुशल वॉल्स टेस्ट, मैन विटने यू टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये हमारे कौन से हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। लेकिन आपको एक चीज़ याद करके चलनी है, जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम इसको पैरामेट्रिक टेस्ट भी कंसीडर करके चलते हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हम काई स्क्वायर टेस्ट को पैरामेट्रिक टेस्ट भी कंसीडर करके चलते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है वो हम आगे आने वाले एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक एमसीक्यू आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एक बार ये जान लीजिए। देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। कुछ अजम्पशन हम जब पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं, इससे पहले हम कुछ अजम्पशंस लगा के चलते हैं। उन अजम्पशंस को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं, उस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम किसी तरह की कोई अजम्पशन नहीं लगाते, किसी भी अजम्पशन पर ये बेस्ड नहीं होता। डेट्स वाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। तो ये कोई चीज़ भी आपको याद रखनी है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स 2018 के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y वेरिएबल्स गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमको पता है कि r हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट bxy इंटू byx। तो bxy और byx क्या होते हैं, हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट ही होते हैं। ओके, स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल एंड ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग स्मॉल साइज सैंपल, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, अगर क्या रखा है कि आपकी पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपल ले रहे हो वो ही नॉर्मल नहीं है, तो आप जो उसका रिजल्ट निकालोगे वो भी कहाँ से नॉर्मल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड मीन भी क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला पूछ रखा है। फर्स्ट 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एन। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबल एरर का। तो फॉर्मूलेस आपको सारे याद करने हैं। देखो, स्टैटिस्टिक्स होती ही फॉर्मूले के बेस्ड पर है, ठीक है, चाहे मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, इन कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो, इन सब के फॉर्मूलेज ही आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बट अगर आप मुझे कहोगे कि आप मैं सिर्फ एक फॉर्मूलेस के रिगार्डिंग ही सारी वीडियो बना दूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तभी मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सैम्पलिंग आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है सैम्पलिंग से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग यूनिट आर कॉल्ड वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, second, in the simple random sampling technique the element of population and the unit of sample are different. Third, snowball sampling technique is a probability based sampling technique. Fourth, the law of statistical regularity and the law of interior of large numbers are the main base of the sample to become representative of the population. तो देखो, एक चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ। ये जो सैम्पलिंग वाला टॉपिक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। ओके, सो
नीचे हमें कोड दे रखे हैं सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो, जो द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन द सैंपल यूनिट्स आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो वैल्यूज हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स की, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, सैंपल के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है देखो दो लॉ हैं स्टैटिस्टिक्स के, मेनली 2 लॉ हैं, और ये 2 लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड एक है लॉ ऑफ इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर। ओके, अब ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होता क्या है और इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर्स होता क्या है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी स्टेट्स दैट इफ द सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन देन इट इज लाइकली टू पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। देखो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सिंपल ये बात कहता है कि अगर आप पॉपुलेशन में से कोई सैंपल लोगे तो उस सैंपल के अंदर जो है उस पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स उस सैंपल के अंदर होंगी। वो सैंपल जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट। मतलब जितना लार्ज आपका सैंपल होगा उतना ही एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो 100 जनों, मेरी पॉपुलेशन 100 पीपल्स की है, उसमें से मैं 10 पीपल्स का सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मेरी 100 ही पीपल की पॉपुलेशन है, उसमें से मैं 20 पीपल का सैंपल ले रहा हूँ, तो जो 20 सैंपल है ना मेरा, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। वो कहता है लॉ ऑफ इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर्स। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, फर्स्ट है equality of central values, that is mean is equal to mod is equal to median. Second, unimodal distribution. Third, standard deviation is the sole parameter of distribution. Fourth, continuous distribution. तो देखो इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिर्फ सोल पैरामीटर नहीं होता, एक पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, इसके साथ साथ मीन भी इसका एक पैरामीटर होता है इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मीन और एक दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नॉमिनल डाटा, सेकंड ऑर्डिनल डाटा, थर्ड इंटरवल डाटा, फोर्थ रेशियो डाटा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो नॉमिनल डाटा होता है, ऑर्डिनल होता है डाटा, इंटरवल, मतलब टाइप्स ऑफ डाटा जो है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है। होप सो आपने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना। तो उसको हम कहेंगे नॉमिनल डाटा। देखो हम सिर्फ न्यूमेरिकल असाइन कर रहे हैं उनको, ठीक है, ना हम उसको ऑर्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना उनके बीच में हम डिफरेंस को बता रहे हैं, सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या, नॉमिनल डाटा। ओके, सो एक बार इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज नॉमिनल डाटा। तो अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्या, नॉमिनल डाटा। और असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर रैंकिंग, अगर हम रैंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम कहेंगे कौन सा, ऑर्डिनल डाटा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देख लेना कि अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को असाइन करके, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल डाटा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम रैंकिंग को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्डिनल डाटा। तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेकंड फ्रीक्वेंसी कर्व, थर्ड ओगिव, फोर्थ पाई डायग्राम। तो उसको हम कहते हैं ओगिव। तो काफ़ी बार आपने करा होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ओगिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा द क्लास हैव इट्स हायर लिमिटेड इज ट्रीटेड एज द लोवेस्ट लिमिट टू द ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड। तो जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उस केस में जिसमें क्लासेस होती हैं, उस केस में क्या है, अपर लिमिट क्लास को हम लोअर लिमिट ट्रीट करके चलते हैं नेक्स्ट केस के अंदर। तो ऐसा कौन से केस में होता है, फर्स्ट ओपन एंडेड क्लास में, सेकंड क्लोज एंडेड क्लास में, थर्ड एक्सक्लूसिव क्लास में, फोर्थ इंक्लूसिव क्लास में। तो ये होता है एक्सक्लूसिव क्लास में, जिसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट मान के चलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, देखो जैसे कि हम बात करें 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो पहले वाले की जो हाईएस्ट लिमिट है वो आगे वाले की क्या हो रही है, लोवेस्ट लिमिट बन रही है। तो ये होती है एक्सक्लूसिव क्लास। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऐसे होगा 10 to 15, 16 to 20,
21 to 25, 26 to 30, ठीक है। अगर इस तरह की क्लास देखेगी वो होती है इंक्लूसिव क्लास, जिसमें ना अपर लिमिट आती है ना लोवेस्ट लिमिट आती है, लेकिन जिसमें जो है हाईएस्ट लिमिट जो है नेक्स्ट केस में लोवेस्ट लिमिट बन जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर, तो फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो किस तरह का होता है, जिसमें मीन तो होता है हमारा क्या 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा 1। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There is very high degree of inverse relationship between measure of overweight and the life expectancy. Which of the following value of coefficient of correlation is consistent with this statement? देखो क्या रखा है कि इनके बीच में हाई रिलेशनशिप है, मतलब कि जो आदमी जितना ज़्यादा मोटा होगा उसके जो है जीने की जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो मतलब कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होएगी, मतलब कि आप 30 साल जियोगे अगर ज़्यादा वेट है तो। अगर कम वेट है आपका तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम जियोगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है हाईली नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव यहाँ पे कोरिलेशन है, तो हम कहेंगे -80। तो नेगेटिव का सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्टली सूटेबल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमें बतानी थी। तो इसका क्या हो जाएगा -80, क्योंकि यहाँ पे जो है हाईली जो नेगेटिव हमको कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। ओके चलिए, और इसके कॉन्ट्रेरी अगर कोई पॉजिटिव हो जाता, हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप होता, तो हमारा क्या होता 0.80 हो जाता। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। सो चलिए फ्रेंड्स, अब 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज नो ऑर्डर, डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन इज नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो देखो स्केल्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप्स ऑफ स्केल से रिलेटेड। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो मैंने डाल रखी है, प्लीज़ जाकर जरूर देख लेना अगर आपने नहीं इस टॉपिक को करा हुआ तो। ओके, फर्स्ट नॉमिनल स्केल, सेकंड ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इंटरवल स्केल, फोर्थ रेशियो स्केल। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो स्केल होता है वो हमारा नॉमिनल स्केल होता है, जिसके अंदर ना हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ना डिस्टेंस डिफाइन करते और ना ही उसका कोई ओरिजिन डिफाइन करते। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज नॉमिनल स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस गिवन बाय स्टर्ज रूल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टर्ज रूल में हमें दे रखा है कि हम किस तरह क्लासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1 + 3.322 ब्रैकेट में log इंटू n। ओके, तो देखो फॉर्मूलेस तो आपको सारे के सारे याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई इनका ट्रिक नहीं है, तो प्लीज़ इसको जरूर याद कर लेना, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, अगर स्टर्ज रूल की बात करें तो स्टर्ज रूल इज अ रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डिजायरेबल नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी क्लासिफाइड। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो x की होती है और जो y की होती है, उनको किस तरह क्लासीफाइड किया जाएगा, किस तरह क्लासेस में क्लासीफाइड किया जाएगा, उसके लिए हम क्या कर यूज़ करते हैं, स्टर्ज रूल का यूज़ करते हैं। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, k इज इक्वल टू 1 + 3.22 इंटू log n। ये एक फॉर्मूला हमको प्रोवाइड किया गया है स्टर्ज रूल के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not the characteristics of normal distribution? देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही हमें बेनिफिट होता है कि हमें एक तो क्वेश्चंस पता लग जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, दूसरा हमें टॉपिक्स पता लग जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ताकि उन पर जो है हम अपनी अच्छी कमांड बनाकर चलें। ओके, फर्स्ट है बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक, second mean, median and mode of the distribution are equal, third the total area under the curve of the normal probability distribution is 1, fourth the two tails of the distribution in both the directions touches the horizontal axis। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो टेल्स होती हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमें दे रखा है। असर्शन हमें दे रखा है, ए रीजनेबल साइज सैंपल ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम लार्ज साइज पॉपुलेशन कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप एक रीजनेबल साइज का सैंपल ले रहे हो, रीजनेबल साइज मतलब कि ना ज़्यादा लार्जर ले रहे हो ना ज़्यादा स्मॉल ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पॉपुलेशन की। बिल्कुल रीजन दे रखा है, द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द टू इंपॉर्टेंट लॉज, दैट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर। ये दोनों लॉ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज है, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हमारे जो है बोथ असर्शन और रीजन जो है करेक्ट है, और असर्शन जो है हमारी जो रीजन जो है हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से ट्रू है? सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हैज द सेम लिमिट एज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कि जो रैंक कोरिलेशन है उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो सेम होती है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, बी दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑन ओरिजिन
बट नॉट ऑन स्केल। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। सी दे रखा है द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन। यस। डी दे रखा है बी एक्स वाई इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल ऑन वाई। ओके, ट्रू। ई दे रखा है इफ बी एक्स वाई इज 0.4 एंड बी वाई एक्स इज 1.6 कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वुड बी 0.8। तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो हमारा आंसर 0.8 नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, ए, सी एंड डी। ओके, होप सो आपने कोरिलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी जो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है वो भी आपने देख रखी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट एज पैरामीट्रिक टेस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन। देखो, आपको पता होना चाहिए जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट को हम पैरामीट्रिक टेस्ट ट्रीट करके चलते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन है, वो है टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल। कि अगर हम पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक कर रहे हैं किसके बेस पे, स्मॉल साइज सैंपल के बेस पे। अगर आप स्मॉल साइज सैंपल के बेस पे अगर पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट को एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट ट्रीट करके चलोगे। आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस तो पता ही होगा। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होता है जिसके ऊपर हम जिसमें हम एजम्पशंस लगा के चलते हैं, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में हम किसी भी तरह की कोई एजम्पशन नहीं लगाते। इस करके हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। होप सो आपको इसका पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो टी टेस्ट हम कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं। फर्स्ट, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल साइज सैंपल। देखो, टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों टेस्ट में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। जेड टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसका साइज लार्जर होता है। ओके, लेकिन टी टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब उसका साइज स्मॉल होता है। लार्जर इन द सेंस हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 30 और स्मॉल इन द सेंस हम कह सकते हैं लेस देन 30। तो अगर 30 से कम है आपका तो आप टी टेस्ट को यूज़ करोगे। ओके, तो टी टेस्ट तब भी हमारा यूजफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। तो कौन सा इनमें से जो है लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। चेन, रिलेशनल, नेटवर्क, ट्री। तो चेन जो है हमारा कोई भी लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि रिलेशनल, नेटवर्क और ट्री ये हमारे लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा है द साइन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम। बिल्कुल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। यस, ट्रू। थर्ड, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोड्यूसेस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमें फॉर्मूला दे रखा है कि किस तरह हम आर को कैलकुलेट करेंगे, ये भी ट्रू है। फोर्थ दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑन स्केल। तो ये जो है हमारी फॉल्स है। देखो कितनी बार इसको हमने डिस्कस कर लिया, आप खुद ही देख रहे होगे कि जब से मैं इस स्टार्ट करें 2019 से, तब से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की और रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज आए जा रही है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन है और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भूल कर भी छोड़ के मत जाना, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू न्यू ऑर्डर इज कॉल्ड। अगर आप डाटा को न्यू ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। देखो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसको हम मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं, बट इन अदर केस हम इसको सीक्वेंसिंग ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। अगर आप न्यू ऑर्डर में लगा रहे हो डाटा को तो सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं, हालांकि मैनिपुलेशन ही ज़्यादा बेटर है। तो जो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग दे रखा है वही हमको कंसीडर करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिसर्चर वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ टू स्मॉल साइज सैंपल when the information of population standard deviation is not available, then which of the hypothesis testing is suitably used। तो कौन सी hypothesis testing जो है यूज होगे। देखो एक रिसर्चर है, वो significance of the difference को चेक करना चाहता है between the average performance of two small size। याद रखना, देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्मॉल साइज सैंपल आया हुआ है। ओके, तो स्मॉल साइज सैंपल आया हुआ है, तो स्मॉल साइज सैंपल के केस में कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट को ही हम प्रेफर करते हैं। और अगर लार्ज साइज आता तो कौन सा होता, जेड टेस्ट। ओके, ये दोनों जो है हमारे कौन से टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब 2016 के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स
विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। देखो आप डाटा को क्लासीफाई कर रहे हो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब कि उसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और अगर आप नंबर्स के बेस पर डाटा को क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा इनमें से जो है फॉल्स डिस्क्रिप्शन है। In moderately asymmetrical distribution, the empirical relationship between mean, mode and median suggested by Carl Pearson is mean minus mode is equal to 3 mean minus median। तो आपको इसका कार्ल पियर्सन का पता ही होगा कि कौन सा इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है कार्ल पियर्सन के अंदर, डेट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मोड, सॉरी z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसी फॉर्मूले को स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है इन्होंने, अगर आप इसको सोल्व करोगे इस फॉर्म में लेके आओगे तो ये इसी तरह बन जाएगा। ओके, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा आपको, तो ये ट्रू है। सेकेंड है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, वो एक रिलेटिव मेजर है। अभी डिफरेंस क्या होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एब्सोल्यूट मेजर जो होता है इज डिफाइंड इन ओरिजिनल यूनिट्स। ओरिजिनल यूनिट्स इन द सेंस हम कह सकते हैं, देखो केजी, जैसे केजी, मीटर, इसके अंदर जो है एब्सोल्यूट मेजर डिफाइन किए जाते हैं। ओके, जैसे 3 जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, 3 किलो हो गया, 5 मीटर हो गया, तो दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर। जबकि रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो हमारे परसेंटेज की फॉर्म में या फिर रेशियो की फॉर्म में डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 34%, 55%, 60%, तो दिस इज द रिलेटिव मेजर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना वो हमारा रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन अगेन। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट एज पर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज रिजेक्टेड, देन इट इज नोन एज बीटा टाइप एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, स्टेटमेंट सेकंड देर के काई स्क्वेयर टेस्ट इज एक्सक्लूसिवली ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखो काई स्क्वेयर टेस्ट तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये हमें पता है, लेकिन अगर आप नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो हम अजम्पशन स्टार्टिंग में लगा के चलते हैं। हमने कोई भी टेस्ट करने से पहले एक अजम्पशन लगाई कि कल मान लो कि कोई अजम्पशन लगाई कि इसका इंपैक्ट इस पर पड़ता है, सपोज करो कुछ भी अजम्पशन है, जो अजम्पशन हमने लगाई ठीक है वो सही थी लेकिन हमने उसको गलत मान लिया, तो वो होता है टाइप फर्स्ट एरर। ओके, लेकिन वो गलत थी और उसको हमने सही समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो होता है हमारा टाइप सेकंड एरर। तो इसमें क्या रखा है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, वो सही थी बट एज पर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज रिजेक्टेड, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इट इज नोन एज बीटा टाइप एरर। ये बीटा टाइप एरर नहीं है, ये अल्फा एरर है, टाइप फर्स्ट एरर है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड हमारी क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर दैट रिकॉग्नाइज डाटा एज डिस्क्रीट सिग्नल्स आर कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर डिस्क्रीट सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा को रिकॉग्नाइज करता है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो कौन सा जो है प्रोबेबिलिटीज, देखो सैम्पलिंग के मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सैम्पलिंग के मेथड्स को अच्छे से करके जाना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो जो जजमेंट सैम्पलिंग होता है जिसमें हम अपनी जजमेंट को यूज़ करके सैंपल्स को डिसाइड करते हैं, वो होता है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग मेथड, और ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। तो हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए जो उनसे रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। ये रिसर्च का मेन मोटिव यही होता है कि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं, हम अपनी नॉलेज के लिए इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू शो द ट्रेंड ऑफ वेरिएबल विच फ्रॉम द फ्लोइंग मेथड इज यूज्ड, कि वेरिएबल के ट्रेंड को दिखाने के लिए हम कौन सा मेथड को यूज करते हैं, ए हिस्टोग्राम, बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सी लाइन ग्राफ, डी स्कैटर ग्राफ। तो इसका आंसर है लाइन ग्राफ। आप लाइन ग्राफ को यूज करते हो, आपने कभी देखा होगा आपने कभी देखा होगा कि हम किस तरह जो है वेरिएबल को शो करते हैं लाइन ग्राफ के ऊपर। जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर लिया और पॉजिटिव है तो ऐसे जा रहा है, नेगेटिव है तो ऐसे जा रहा है, तो इस वे में तो ये लाइन ग्राफ है जिसके ऊपर हम अपने वेरिएबल्स को शो करते हैं, ठीक है, ट्रेंड को शो करने के लिए। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बी test the hypothesis of the relevant present problem, C better define the problem, D interpreted primary data more insightfully। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस को टेस्ट करना
कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का। मतलब कि प्रेजेंट प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हमने हाइपोथेसिस बनाए, कोई एजम्पशन लगाई, उस एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the hypothesis testing procedure, a researcher may commit type second error in which of the following condition? कि टाइप सेकंड एरर जो है कौन सी कंडीशन के अंदर होगा? when the true null hypothesis is rejected, जब आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये हमारा टाइप फर्स्ट एरर होता है। when the alternative hypothesis accepted, जब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। सी when the false null hypothesis एक्सेप्टेड, जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आपका कौन सा एरर होता है, आपका टाइप सेकंड एरर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ डाटा इनटू ए फॉर्म दैट विल मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रीअरेंजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं, रॉ डाटा जो है, जो हमने ओरिजिनली कलेक्ट किया है अभी स्टार्टिंग के अंदर, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हम डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब इन द सेंस कह सकते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरी फॉर्म के अंदर ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप 2015 की डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं करे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियोस जो है मैंने अलग से क्रिएट कर रखी है इसी प्लेटफॉर्म पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 10 इन सभी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी थे सबके सब वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। ओके, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, question number first. If the dependent variable increases as the independent variable increases in an estimated equation, the coefficient of correlation will be in the range of। देखो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द सेंस 0 to 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 1 तक कहीं भी लाई कर सकता है। ओके, क्योंकि दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा होता, तो इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी PAB इज इक्वल टू PA बाई B मल्टीप्लाई PB होल्ड्स व्हेन। तो जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो तब होल्ड करता है जब हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगर वो इंडिपेंडेंट हो गए तब ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होल्ड नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स which says moderately large number of items chosen at random from a large group possess the characteristics of large group is referred to as। तो ये जो लॉ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के दो ही लॉ हैं, ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ओके, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड इज नोन एज। तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड, उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एम मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ओके, तो मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। और अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द chi-square टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए कॉन्टिजेंसी टेबल विद 3 rows एंड 4 कॉलम, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी यूज्ड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है रो -1 मल्टीप्लाई बाय C -1। तो हमारी रो कितनी है 3 में से हमने 1 माइनस करा, कितना आया 2। ओके, 3 में से 1 माइनस करा, कितना आया 3 - 1 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C, कॉलम कितने दे रखे हैं हमको, जस्ट वेट, कॉलम कितने दे रखे हैं, कॉलम दे रखे हैं 4। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 × 2 कितना होगा 6। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। होप्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा हार्ड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कभी भी इसमें हार्ड नहीं आते, बिल्कुल सिंपल आते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी स्किप मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन रीजन का दे रखा है, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y जो है वो ग्रेटर है 1 से, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x मस्ट बी लेस देन 1। बिल्कुल, अगर आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ग्रेटर देन 1 है तो जरूरी होना चाहिए कि जो सेकंड जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो लेस देन 1 हो। ओके, रीजन दे रखा है, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बिल्कुल, r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू by(x), तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, हमारी ट्रू है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2015 के, और बाकी 2019 से लेके मैंने 2015 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो गए हो, ऐसी बात नहीं है, बट मेरी कोशिश यही रही है कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर लिए हैं। होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करो, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।